क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 9 सॉरी 1 तो कब का पीछे छूट गया। तो ये क्वेश्चन है, एक लंबी सी स्टोरी करके सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो एक सुब्बा राव है, बंदा है जो 5000 सैलरी पे उसने स्टार्ट किया और हर साल उसको 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो यानी नेक्स्ट ईयर उसकी 5200 हो जाएगी, फिर 200 बढ़ जाएंगे, 5400 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं 7000 कितने ईयर में बढ़ेगी। तो एपी का क्वेश्चन है जिसमें ए 5000 है ना, डी कितना है 200 बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी 200 हो गया, लास्ट टर्म कितना है ये 7000। तो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, तो एन निकाल दो, और फॉर्मूला आपको पता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला पता है ना, लिखो फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाले फॉर्मूले में ये सही चीज डाल दो और एन की वैल्यू निकालो, 11 आएगा। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16. Find the diameter of each sphere. वही क्वेश्चन है कन्वर्जन वाला कि एक फिगर को मेल्ट करके कुछ और बन रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो उन दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 सॉलिड स्फीयर बन रहे हैं जिनका रेडियस सेम है। किसको मेल्ट करके? मेटालिक सिलेंडर को। तो मेटालिक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई, और ये दे रखा है डायमीटर 2 है, तो यानी रेडियस 1 हो गया, आर स्क्वायर, एच भी दे रखा है 16। इसको बराबर कर दो 12 सॉलिड स्फीयर से। तो 12 और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 ये मल्टीप्लाई का पाई और आर क्यूब। बस इसको सॉल्व करो, पाई से पाई कटेगा और 4 टाइम जाएगा और ये 3 तो आर क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। डायमीटर पूछा है, जब आर 1 है तो डायमीटर डबल होता है, 2 होगा इसका आंसर। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सैंपल पेपर 9 पे आ गए अब हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन और nth टर्म ऑफ एपी, 2 एपी दे रखे हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल समझने वाला क्वेश्चन है कि 2 एपी दे रखे हैं, एक एपी है एक एपी, और पूछा कि कौन सी n की वैल्यू पे इनका nth टर्म सेम हो जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है a प्लस, तो बस इन दोनों का nth टर्म का फॉर्मूला इक्वल कर दो। तो पहले इस वाले पे लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, तो a63 प्लस n हमें नहीं पता, और d क्या है इसमें, +2 एरर d। इसको बराबर करो, इसका वाला इसमें डालो वो वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो a क्या है यहाँ पर 3 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी का यहाँ पर +7 हो रहा है। तो ये आ गया अपना, ये इधर कर दे दूं ताकि आपको दिख जाए। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और एन की वैल्यू आ जाएगी और वही आंसर है। अब इतना तो कर दोगे? नहीं करोगे? कर दो यार, मेरे हिसाब से इक्वेशन आप खुद ही सॉल्व करो, मैं आंसर बता देता हूँ। ये तो इजी है। आंसर इसका आएगा एन की वैल्यू 13। तो 13 की टर्म जो वैल्यू होगी उस पर दोनों का एन। Question number 4, sample paper 9. Prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangents to a circle is diameter of a circle. देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में नहीं आराम से समझते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये एक सर्कल है और 2 ये टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने पी और क्यू ले लिया। मान लो इन लाइन का नाम भी दे देता हूँ मैं, ये ए बी हो गई और इसको सी बी मान लो, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि जो लाइन जा रही है, ये सेंटर ले लो मान लो ओ, तो ये जो लाइन है पी ओ क्यू, हमें इसको डायमीटर प्रूव करना है। यही है क्वेश्चन, ये है ना क्वेश्चन। अब कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें ना पहले एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर ऐसे ओटी हम एक लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के, ठीक है, खींच ली। अब क्या करेंगे हम? अब हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ए पी ओ और टी ओ पी, यहाँ लिखता हूं मैं, एंगल ए पी ओ यानी ये वाला एंगल प्लस दूसरा एंगल लिखता हूँ ये टी ओ पी यानी ये वाला एंगल टी ओ पी, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना आपस में, टी ओ इज पैरेलल टू ए बी, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ए पी ओ जो है वो 90 डिग्री है, ए पी ओ 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? मैं इसको यहाँ प्रूव करता हूँ, ठीक है। ए पी जो है ए पी ओ 90 डिग्री है, दूसरे कलर से लिख दिया तो ये कंफ्यूजन ना हो। ए पी ओ 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि भाई हमने अभी बोला कि जो ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा इसके, तो ये वैसे ही 90 है तो 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली टी ओ पी, इस वाली क्वेश्चन में जब हम ए पी ओ 90 डालेंगे तो टी ओ पी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 उधर जाके 180 माइनस 90 जाएगा, तो टी ओ पी भी 90 हो गया।
ए पी ओ भी 90 हो गया। सिमिलरली अब सिमिलरली देखो, सिमिलरली ये दोनों 90 प्रूव कर दिए, तो अब सिमिलरली इस यही कंडीशन हम इस वाली टेंजेंट के साथ लगा सकते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 90 हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि इसका जो है ये टी ओ पी ये 90 हो गया, और साथ में टी ओ क्यू ये भी पूरा 90 हो गया, और ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि पी ओ क्यू डायमीटर है। थोड़ी बहुत इसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, 2-3 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया, और नहीं क्लियर हो तो कमेंट में डालो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, सिंपल पेपर 9 का क्वेश्चन मोड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो हमने अब ये 9th सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो बड़े सारे कर लिए, तो मेरे को तो ये फॉर्मूला भी रट गया, आपको भी रट जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देख लो, ये फॉर्मूला है, तो मैं ये फॉर्मूले में क्या क्या है वो सब बताया। तो पहले तो ये मोड की वैल्यू 67 दे रखी है, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में हम चीयर डाल के निकालेंगे। तो मोड की जगह 67 डालेंगे। अब मैं आपको बता दूं एफएम क्या होता है। एफएम होता है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको, ये 15, तो एफएम हो गया 15। उसके बाद एफ प्रीवियस क्या होता है, जो 15 से प्रीवियस वाली यानी कि एक्स। एफ नेक्स्ट क्या होता है समझ गए होंगे, 15 के बाद वाली यानी 12। एल क्या होता है, एल, एल मतलब ये जो मोड फ्रीक्वेंसी है ना एफएम, मोड फ्रीक्वेंसी, इसका छोटा वाला इंटरवल यानी कि 60। और एच क्या होता है, कितने कितने का इंटरवल चल रहा है, 40 से 50, 50 60, 10 के इंटरवल चल रहा है। सारी चीजें पता चल गई, मोड की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में डालो, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर 9 के सेक्शन ए का। इफ PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O at point P in triangle OPQ, if होना चाहिए इन में, if triangle OPQ is an isosceles triangle then find the OQP। पहले तो इसको हम if ले ले। तो ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है P पे, एक सेंटर है O। तो ये हमने क्या किया, ये OP ये PQ लाइन टेंजेंट हो गई। अच्छा हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट 90 डिग्री बनाते हैं, और ये कह रहा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस यानी दो एंगल इक्वल है, तो ये दोनों 45 हो गए, तभी तो 180 बनेगा टोटल, बस सिंपल है। तो OQP 45 डिग्री, खत्म, इजी था। ओके क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ टू APs is 7n plus 1 और 4n plus 27, फाइंड द रेशियो ऑफ m टर्म। देखो इस क्वेश्चन को गौर से सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसमें क्या क्या दे रखा है, दो AP का सम, ध्यान रखना सम का रेशियो दे रखा है। तो सम है दो अलग अलग एपी है, तो उनका ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी अलग अलग होंगे, तो यानी सम का हमने यहाँ पर सम है ना, तो सम का फॉर्मूला लगा रखा है, तो पर ए और डी अलग अलग कर दिए, A1 A2 और D1 D2, और रेशियो दे रखा है ये, ठीक है। उसके बाद कुछ पूछ लेगा एम टर्म का रेशियो, सम का नहीं सिर्फ एम टर्म का, तो पहले तो इस n/2 को n/2 को काट लो। अब आपको सिंपली क्या करना है, एम टर्म जब पूछे तो इस ये जो ऊपर जो हमारी इक्वेशन है इसमें n की जगह 2m-1 डाल दो, दैट्स इट इस पूरी में। उसके बाद सॉल्व करते हुए चलो, तो आपका रेशियो आ जाएगा 14m-6 अपॉन में 8m plus 23, 8m plus 23, जो कि होगा आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर समझने की कोशिश करो, है इजी। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक लेक है, इसको आराम से करेंगे, शॉर्ट्स में नहीं कंप्लीट करेंगे इसको, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ये एक लेक है, ठीक है, इस लेक के ऊपर h हाइट पे मान लो ये कोई क्लाउड है, मतलब h हाइट से इस क्लाउड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, h हाइट से इस हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसको यहाँ से डॉटेड कर दो, मान लो अल्फा, ठीक है। और यहीं से इस क्लाउड की ये पानी के अंदर क्या बनेगी, पानी के अंदर एक इमेज भी बनेगी ऐसे, शैडो, तो उस शैडो पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वहीं से उस साइड से बीटा, ये है क्वेश्चन। अच्छा और ये क्लाउड से इस लेक तक का जो डिस्टेंस है पूरा ये दे रखा है x, ठीक है। तो ये और ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं AB फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ये है क्वेश्चन बेसिकली कि एक h हाइट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस क्लाउड का अल्फा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उस क्लाउड का लेक पे जो बन रहा है इमेज वो है बीटा, और इसकी जो हाइट है ऊपर से नीचे तक यहाँ तक क्लाउड से लेक के टॉप तक वो x दे रखी है। तो बोल रहा है ये कि जो हाइट है, हाइट ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द लेक, ये प्रूव करनी है, ये आनी चाहिए हाइट ऑफ अ क्लाउड। तो बेसिकली प्रूफ का क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है, हमें हाइट निकालनी है जो कि ये आनी चाहिए 10 बीटा प्लस 10 अल्फा
अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा एच, ये हाइट आनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड में जरा इसको मिटा दूं। चलो गाइस, अब क्वेश्चन पूरा करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ अ क्लाउड है वो ये आनी चाहिए h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। आप कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले हम 10 ये कॉट अल्फा लेंगे, हमेशा हम 10 अल्फा लेते थे ना, अभी कॉट अल्फा लेंगे। कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या होता है? 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट अल्फा उसका रेसिप्रोकल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस ये ए बी ये हमने लिया है, तो ए बी ले लो। और परपेंडिकुलर क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना परपेंडिकुलर, जो मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ये पूरी एक्स है, इसमें से एच माइनस करें वही बनेगी ऊपर डार्क वाली, तो एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से जो बेस है ए बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉच अल्फा एक्स माइनस एच। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलो इसको हम मिटा देते हैं, डायरेक्ट ये आ ही जाएगा। हमें यही प्रूव करना है हाइट ऑफ अ क्लाउड। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें काम करना है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन गई अपनी। अब दूसरी क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। देखो बोर तो नहीं हो रहे तुम, कहीं सो जाओ, सीख लो ये सब। ठीक है, तो ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे? दूसरा हम ये लेंगे कॉट बीटा, कॉट बीटा। तो दूसरे कलर से लेते हैं यहाँ से कॉट बीटा। तो इसमें क्या है? ये पानी में ये क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगी? जो शेडो है वो एक्स ही बनेगी, और यहाँ तक एच। तो पूरा जो मैं पिंक कर रहा हूँ ये एक्स प्लस एच होगा परपेंडिकुलर। तो इसका भी बेस तो वही ए बी। तो ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कॉट अल्फा, क्योंकि कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाला वो लिख देता हूँ मैं। बेस यही है ना ए बी, 10 जब कॉट बीटा लेंगे तो कॉट अल्फा एक्स माइनस एच अपन परपेंडिकुलर है, पिंक वाला क्या होगा? शेडो एक्स ही रहेगी प्लस एच, एक्स प्लस एच। अच्छा जी, या फिर इसको ए बी लिख लो, एक काम करो इसको अभी ए बी लिख लो, अभी डायरेक्ट मत लिखो। तो हो गई ए बी, ए बी यानी बेस। अब यहाँ से ए बी की क्या वैल्यू आएगी दूसरी इक्वेशन में? कॉट बीटा एक्स प्लस एच, ये इक्वेशन 2 गई। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 ये बन गई हमारी, और इक्वेशन 2 ये बन गई हमारी। ठीक है, अब इन दोनों 1 और 2 को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर कर दो इसको, अभी हम मिटा दूं, अब तो बस सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपको, अभी हम मिटा। वो जो प्रूव करना था ना अपन को हाइट ऑफ अ क्लाउड, वही आएगी। अभी देखो सॉल्व करते हैं, अब बस सॉल्विंग का काम है, अब मुश्किल नहीं है। अब 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड कंपेयर होगा, तो क्या बनेगा? कॉट अल्फा एक्स माइनस एच इज इक्वल टू कॉट बीटा एक्स प्लस एच। यहाँ तक बात समझ आई? अब इस कॉट अल्फा को अगर मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस एच टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच टेन बीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। तो टेन बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? टेन एक्स टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा, ये बनेगा ना, एक्स टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा। और सिमिलरली इसको जब अल्फा से करूंगा तो एक्स टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, एक्स टेन, या इसको इधर ले आओ, एक्स टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। अब देखो, अब आपको दिखने लगा है वो जो हमारे क्वेश्चन में था, वही tan वाला फॉर्म। बस अब ये एक्स एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, एच एच वाले एक तरफ ले जाओ, और उसके बाद आपको जो फॉर्म जो क्वेश्चन में पूछा था वही आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। एक्स एक्स वाले ये एक्स टेन अल्फा और एक्स टेन बीटा, इसको एक तरफ ले जाओ, तो क्या होगा? एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। सिमिलरली एच कॉमन ले लेंगे तो टेन अल्फा, और ये बीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस टेन बीटा। बस अब x की वैल्यू आ जाएगी, यही तो दे रखी थी क्वेश्चन में, x टेन अल्फा अपॉन x टेन, x की वैल्यू दे रखी थी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जो कि हो गया आंसर। तो ये लंबा चौड़ा सा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करते हुए चलो आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ओके गाइस, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा एक तो ये वाला, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो सम ऑफ रूट होते हैं, जो हम अल्फा और बीटा लेते हैं, वो ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? तो माइनस ऑफ माइनस फाइव, और एक्स स्क्वायर क्या है? वन। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा माइनस बीटा 1।
जब इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐड कर दो इन दोनों को, तो ये तो कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, यहाँ से अल्फा 3 आ गया, अल्फा 3 आ गया तो इन दोनों में से कहीं भी डाल लो तो बीटा 2 आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई 3 और 2। अब एक और फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब देखो, अभी हमने अल्फा और बीटा निकाला 3 और 2, अभी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3k माइनस 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, और अल्फा बीटा 3 इंटू 2 6। इसको सॉल्व कर दो, k की वैल्यू नहीं आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी जो कि होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दो गौर से सुनना इस क्वेश्चन को, इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लगेगा वरना सॉल्व नहीं होगा आपसे। इसमें क्या रखा है कि 10 मीटर हाइट पे एक विंडो ए है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन सी पे बन रहा है x डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द फुट ऑफ अ टावर बन रहा है y डिग्री। 10x की वैल्यू दे रखी है 5/2, 5 10 क्या होता है परपेंडिकुलर यानी ये 5 और बेस यानी कि ये 2, और 10y की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 यानी परपेंडिकुलर ये 1 और बेस होगा 4। अरे भाई ये बेस तो सेम ही है तो 2 और 4 अलग अलग कैसे हो रहा है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनाने के लिए, जब इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा ये 1 था और ये 10 है, जबकि दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी, सबको करना पड़ेगा, तो ये हो गया 100 प्लस 10 110 मीटर जो कि होगा आपका आंसर। टावर की हाइट ढूंढनी थी। चलो गाइस केस बेस क्वेश्चन 13 का फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन समझ लो पहले कि एक एरोप्लेन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, 1200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो उसने नीचे शिप देखी S1 और S2, ठीक है, और एंगल बनाया 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते थे किस पे 30 मारे किस पे 60 जा रहे हैं। तो ये शिप इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्लेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, शिप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो इस परपेंडिकुलर वाली चीज के यानी कि इस केस में एरोप्लेन के जो क्लोजेस्ट होता है वो एंगल बड़ा माना जाता है। तो इधर जा रहा है तो ये वाला क्लोजेस्ट होगा, तो ये 60 डिग्री लेंगे, ये वाला 30 डिग्री लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द पोजीशन, तो बेसिकली ये वाली हाइट पूछ रहा है डी, तो हम साइन वाला एंगल लगाएंगे साइन 60 यहाँ पर, साइन 60, साइन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि ये 1200 और हाइपोटेनस यानी कि डी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 1200/d, तो यहाँ से डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2400/3 आ जाएगी जो कि होगा आपका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन देखो 13 का सेकंड पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट देखो, ये कंटिन्यूएशन में वरना हो सकता है आपको समझना है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि शिप है S1 S2, इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। तो पहले, और ये हमने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक का और ये पूरा y मान लिया, तो पहले 1030 लिया मैंने, तो परपेंडिकुलर अपन बेस लगाया, परपेंडिकुलर 1200 बेस ये x ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1200√3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब 1060 पे लगाते हैं, 1060 की वैल्यू क्या है √3, परपेंडिकुलर तो ये रहेगा 1200 और बेस ही पूरा हो जाएगा y, तो बेस ही हो गया पूरा y, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 1200/√3, तो ये हो गई मान लो इक्वेशन 2। लेकिन हमें ये निकालना है तो y में से अगर x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, आंसर आएगा आपका 803 मीटर। सॉल्व ऑफ खुद कर लेना, आंसर आएगा 803 मतलब 800√3, क्या बोल रहा हूँ मैं, 800√3 आंसर आएगा, सेकंड माइनस से फर्स्ट माइनस करो, समझ गए ना। ओके गाइस, 14th का फर्स्ट पार्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, ये डायग्राम देख लो आप, इसमें एक तो ये सेमी सर्कल है ब्लू वाला मैंने बनाया और ये पिंक वाले दो क्वाड्रेंट है, तो बस ये पूछ रहा है एरिया ऑफ दोनों को क्वाड्रेंट का पहले निकालो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये होता है πr²/4, यहाँ 2 है तो ये इंटू 2 कर देना। अब पूछोगे आर क्या है, तो ये 27 क्वेश्चन में दे रखा है, तो आर होगा 27/2, इसमें डालो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा दोनों का, इंटू 2 क्यों किया क्योंकि दोनों का पूछा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr²/2, आर यही रहेगा 27/2, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ये वैल्यू पुट वाले फॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है πr²/4, आर की वैल्यू दे रखी है 27/2, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। और मैं चाहता हूँ नीचे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, सही होना चाहिए बिल्कुल आंसर, ये नहीं मैंने बोल दिया कि बस निकालो और हो गया सॉल्व तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करो नीचे लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर 9 का, और ये लास्ट क्वेश्चन 14th जो है उसका सेकंड पार्ट है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये ABCD एक स्क्वायर है, तो ये पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये पूरे स्क्वायर का निकाल लो पहले एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये 27 का स्क्वायर जो कि होता है 729, इस 729 में से पहले ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो और ये दो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो। अब मैं आपको ये बोलता हूँ फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में हम ये और ये एरिया निकाल चुके हैं, तो 729 माइनस जो ये एरिया हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में वो माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। आंसर बता देता हूँ मैं आपको, क्या आएगा 156.22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों देखो इसके, तभी समझ आएंगे, समझ आ गया नहीं। हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो ये पूरा स्क्वायर का निकाल लिया, उसमें से ये हमने ऊपर का सेमी सर्कल हटा दिया और नीचे के दो क्वाड्रेंट हटा दिए, दैट्स इट, ठीक है।
चलो देखते हैं, लास्ट सैंपल पेपर करेंगे 10th।